चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों से अविकल्प भार और चरम भार निकालने के लिए अर्थात फैक्टर लोड निकालने के लिए शॉर्ट कॉलम का। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग यह बात करेंगे कि किसी लघु स्तंभ का अविकल्पन कैसे किया जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आएगा। प्लीज पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शॉर्ट कॉलम की समस्या होती है दो प्रकार की आती हैं। पहली जो समस्या आती है वो क्या पूछती है, उसमें अविकल्प भार या चरम भार के बारे में पूछती है। दूसरी जो समस्या बनती है आपकी अविकल्पन के बारे में पूछा जाता है या कह सकते हैं आप डिजाइन के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें दो प्रकार की समस्या, पहली समस्या क्या बताए थे आप, अविकल्प भार या चरम भार। दूसरी प्रकार की समस्या क्या हो गई आपकी, अविकल्पन की हो गई। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे, अविकल्पन की बात करेंगे अर्थात किसकी, डिजाइन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम में सबसे पहला स्टेप हम लोग स्टेप की बात करेंगे। यहाँ पर स्टेप की तो फर्स्ट स्टेप जो हम लोग अप्लाई करेंगे यह कौन सा होगा, प्रभावी लंबाई। तो पहले स्टेप में हम लोग प्रभावी लंबाई निकालेंगे। प्रभावी लंबाई का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना करके सेंड कर दिया है आप लोगों को। प्लीज आप लोग यदि उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके देख लीजिए। लिखा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम में जाकर के आप लोग देख लीजिएगा पूरा वीडियो, वहां से आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम का, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और यहाँ से 10 नंबर के पक्के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। चाहे अविकल्पन के चरण लिखने के लिए दे देगा, चाहे इस पर एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे, अविकल्पन के चरण की बात करेंगे, स्टेप की बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका प्रभावी लंबाई का। प्रभावी लंबाई का हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यल इफेक्टिव से। यल इफेक्टिव बराबर क्या होगा, जब आपका कॉलम का दोनों सिरा हिंज हो तो यल इफेक्टिव बराबर क्या होगा, यल होगा। ठीक है, या जब आपका कॉलम क्या हो, एक सिरा बंधा हो और दूसरा सिरा क्या हो, स्वतंत्र हो, तो यहाँ पर यल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 2l। या जब दोनों सिरा क्या हो, आबद्ध हो, दोनों सिरा क्या हो, बंधा हो, तो वहां पर यल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा 0.65 यल हो जाएगा। लेकिन जब आपका एक सिरा बंधा होता है तथा दूसरा सिरा हिंज होता है तो वहां पर यल इफेक्टिव बराबर हो जाता है 0.8 यल। तो प्लीज आप लोग जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम है वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहां से ये आप लोगों को पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो यह किसके लिए, जब दोनों सिरा हिंज हो तब लगाते हैं यल इफेक्टिव बराबर यल। जब एक सिरा आपका आबद्ध हो, दूसरा सिरा आपका स्वतंत्र हो तो यल इफेक्टिव बराबर 2l लगाते हैं। जब दोनों सिरा आबद्ध हो तो यल इफेक्टिव बराबर 0.65 यल लगाते हैं। जब यल जो एक सिरा आपका आबद्ध हो, दूसरा सिरा आपका क्या हो, हिंज हो, तो यल इफेक्टिव बराबर 0.8 यल लगाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप जो होगा आप क्या निकालेंगे, प्रभावी लंबाई निकालेंगे। दूसरे स्टेप की बात करते हैं। तो दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अविकल्प भार निकालेंगे। अविकल्प भार क्या होता है, आपका पीयू होता है। तो पीयू बराबर आप क्या निकालेंगे, 1.5 गुणे सुरक्षित भार, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पी करते हैं। यहां से ये निकल जाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे तीसरे स्टेप की। तीसरा जो स्टेप होगा आपका उपयुक्त
इस्पात की मात्रा। उपयुक्त इस्पात की मात्रा में आपको क्या करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो यहां पर एज्यूम करेंगे हम लोग, क्या हमें एज्यूम करना है, एज्यूम एससी जो है, एससी बराबर 1% ऑफ ग्रास एरिया एजी का। यह 1%, आप केवल 1% ही नहीं मानेंगे, आपकी जो इच्छा हो आप मान सकते हैं, लेकिन यह मान 0.8% से कितने के बीच, 4% के बीच होना चाहिए। ठीक है, मैंने जब आपसे बताया था इस्पात की मात्रा में, तो वहां पर मैंने बताया था कॉलम में जो इस्पात की मात्रा डालते हैं, न्यूनतम कितना डालते हैं, 0.8 डालते हैं, और अधिकतम कितना डालते हैं, 4% डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप स्टील एज्यूम करेंगे ग्रास एरिया का, वो 0.8 से 4% के बीच कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 1% लिया है। तो आप लोग 1% भी ले सकते हैं, 2% भी ले सकते हैं, 3% भी ले सकते हैं, 0.9% भी ले सकते हैं। ध्यान बस यही रहे, 0.8% से कम नहीं लेना है आपको, 4% से आपको अधिक नहीं लेना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, एससी बराबर 0.8% एजी एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो इच्छा करे वो एज्यूम यहां पर कर सकते हैं। चलिए इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे यहां पर आपका जो होगा, एससी बराबर यहां से निकल जाएगा, 1% हम लिए हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं, 0.01 एजी लिख सकते हैं। तो एससी बराबर कितना हो जाएगा, 0.01 एजी हो जाएगा। अब चौथे स्टेप की बात करते हैं। चौथा स्टेप जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंक्रीट का क्षेत्रफल। अब कंक्रीट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अर्थात एसी। एसी बराबर क्या होता है, एजी माइनस एएससी। तो यहां से एसी बराबर आपका निकल जाएगा एजी माइनस एएससी को हम कितना एज्यूम किए हैं, इतना। लेकिन आप 2% लेते तो यहाँ पर 0.02 हो जाता। तो जितना आप लेकर चलेंगे उतना हम यहाँ पर रख देंगे। हम 1 लिए हैं तो यहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहां से जब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.99 एजी आ जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके अगले स्टेप की बात करते हैं हम। यहां तक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 5वें स्टेप में स्तंभ का माप निकालेंगे। स्तंभ का जो माप निकालेंगे, स्तंभ का माप निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, PU बराबर 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू AC। ये फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो यहां से आपका हो जाएगा PU बराबर 0.4, FCK का मान आपको रखना है, AC का मान आपको कितना रखना है, जितना यहाँ पर लिया गया है, जितना यहाँ पर आया है उतना हम लोग क्या करेंगे, AC का मान रख देंगे। तो यहाँ पर जी हमारा आया है 0.99 AG प्लस 0.67 FY इंटू AC का मान कितना दिया है, 0.01 AG। तो यहाँ पर 0.01 AG हो जाएगा आपका। और इसके बाद FCK का मान रख देंगे, FY का मान रख देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, AG बचेगा। इधर पूरा बस AG बचेगा और इधर क्या बचेगा, PU। तो PU का जो मान है आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहां से आप निकाल सकते हैं AG। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका क्या निकल जाएगा, AG निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, क्योंकि PU का मान आप ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो PU का मान आप लोग रख देंगे और FCK का मान रख देंगे, FY का मान, बस इधर क्या बचेगा, AG। तो यहाँ से आपका AG आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना पड़ेगा, माना खंड आयताकार हो, आयताकार या वर्गाकार दोनों एज्यूम कर सकते हैं, वर्गाकार। तो जब हम लोग आयताकार एज्यूम करते हैं, आयताकार जब एज्यूम करते हैं तो यहां पर आपको एज्यूम करना पड़ता है
आयताकार में माना एक फलक आपको एज्यूम करना पड़ेगा, चाहे बी और डी दोनों में से एक फलक आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना बी बराबर कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपकी इच्छा हो, 400 mm 500 mm। तो यहाँ पर बी बराबर आप लोग ले लेंगे, बी बराबर इतना है। तो हमें डी निकालना रहेगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, एजी बराबर क्या हो जाएगा, बी, अर्थात बी बराबर एक्स मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, 400 500 आपको जो लेना हो। तो यहाँ पर एजी बराबर क्या हो जाएगा, एजी बराबर एक्स। ठीक है, लेकिन जब वर्गाकार एज्यूम करेंगे आप, वर्गाकार एज्यूम करेंगे तो वर्गाकार के लिए आपका हम जानते हैं बी और डी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो बी या डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एजी हो जाएगा। यहां से जो मान आ जाएगा वही बी और डी का मान होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं 6वें स्टेप की। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए यहां से। तो यहां से बी और डी आपका निकल जाएगा। छठवें स्टेप की हम बात कर रहे हैं। आपका छठा स्टेप हो जाएगा स्तंभ की लघुता की जांच। लघुता की जांच, इस स्टेप में आपको क्या करना है, स्तंभ लघु स्तंभ है या दीर्घ स्तंभ है इसकी जांच करना है। तो यहाँ पर हम लोग 60 कॉलम के लिए लिए थे। तो यहाँ पर जो एल इफेक्टिव अपॉन डी का मान निकालेंगे। यहाँ पर इसका मान निकालेंगे जहां डी क्या होगा, न्यूनतम पास। यह जो मान आना चाहिए एल इफेक्टिव अपॉन डी क्या आना चाहिए, 12 से कम आना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस तरह से डिजाइन करेंगे। यदि यह कंडीशन नहीं आ रहा है, तो यदि यह आ जा रहा है एल इफेक्टिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ स्तंभ हो जाएगा। जब आपका दीर्घ स्तंभ हो जाएगा तो उसका अभिकल्पन जो किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा, दीर्घ स्तंभ की तरह किया जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या लाना है, एल इफेक्टिव अपॉन डी इज लेस देन 12 लाना है। जब यह आ जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से डिजाइन करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, दीर्घ स्तंभ की तरह डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, अतः जो कॉलम है क्या है आपका 60 कॉलम है। अतः कॉलम जो है क्या है, 60 कॉलम है। ठीक, अगला स्टेप हम बात करते हैं 7वां, न्यूनतम उत्केंद्रता की जांच। न्यूनतम उत्केंद्रता की जांच। न्यूनतम उत्केंद्रता की जांच में आपको क्या करना होगा, एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस न्यूनतम पास माप बटे 30 का मान निकालना पड़ेगा। यह जो मान ई मिनिमम बराबर होता है, ई मिनिमम बराबर एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30, इसका मान निकालना पड़ेगा। यह जो मान आना चाहिए ई मिनिमम इज लेस देन 0.05, डी किससे कम आना चाहिए। अर्थात ई मिनिमम बराबर एल इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस डी अपॉन 30 का जो मान निकालेंगे यह 0.05 डी से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर लिख लेंगे, जब कम आ जाएगा, यदि एक कंडीशन कम आ गया तो हम लोग लिख देंगे अतः यह कॉलम क्या है, अच्छी भारी स्तंभ। ठीक है,
अतः यह स्तंभ क्या है, अच्छी भारित स्तंभ है, अर्थात एक्सियली लोडेड कॉलम है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहां तक जब हो जाएगा आपका, इसके बाद आप निकालेंगे इस्पात की मात्रा। 8वें स्टेप में इस्पात की मात्रा निकालेंगे। इस्पात की जो मात्रा निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखिए जैसे आप एएससी बराबर एज्यूम किए थे, एएससी बराबर 1% आप किसका, एजी का, तो यहां से वही चीज रहेगा। आप 1% माने तो 1% लेकर चलेंगे, 2% माने तो आप लोग 2% लेकर चलेंगे। तो यहां से एएससी बराबर आपका हो जाएगा 0.01 एजी हो जाएगा। एजी का मान पता ही हो गया है पहले आप लोगों को, एजी का मान निकल ही गया है। कहां से निकाले थे, जो पीयू बराबर 0.4 एफसी के इंटू एसी प्लस 0.67 एफवाई इंटू एसी से हम लोग निकाले थे, वहां से क्या निकाले थे, एजी का मान निकाले थे। तो एजी का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो एजी का जो मान रखेंगे वही आपका आ जाएगा। ठीक है, अर्थात बी और डी का मान भी रखे हैं, तो बी और डी का जो मान निकाले हैं वो भी रख सकते हैं, या कह सकते हैं एएससी बराबर 0.01 बी इंटू डी, जो आप मान निकाले, तो यहाँ से आपका एएससी निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार निकालना पड़ेगा 8वें स्टेप में ही। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा आपको, एज्यूम फाइव किसका, मीन बार का, मीन बार का व्यास एज्यूम करना पड़ेगा। इसीलिए हम पहले ही बता दिए थे, जब हम कंडीशन पढ़ा रहे थे वहां पर सीमाएं, तो वहां पर हम बताए थे मीन बार का व्यास कितना लिया जाएगा। तो मीन बार का जो व्यास लिया जाता है, कितना लिया जाता है, 12 mm से 50 mm के बीच में। तो इसको हम जो एज्यूम करेंगे, फाई का मान 12 mm से 50 mm के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। फिर यहां से आप निकालेंगे स्मॉल एसी बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यह आप निकालेंगे, एक क्षण के लिए हम निकालें, तो इसीलिए क्या कहें स्मॉल एसी। यह निकालने के बाद आप नंबर ऑफ बार एन बराबर निकालेंगे कैपिटल एसी, जो कैपिटल एसी यहाँ से आया है, अपान क्या कर देंगे, स्मॉल एसी कर देंगे। ठीक है, स्मॉल एसी कर देंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बार आ जाएगा। ठीक है, जो भी आ गया 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो इसे आप लोग ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 3.5 लगभग, तो इसे हम लोग कितना एज्यूम कर लेंगे, 4 बार एज्यूम कर लेंगे। जो आपको एज्यूम करना हो जाएगा वहां से आप लोग क्या कर लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा। यहां से तब n बराबर आपका जो हो जाएगा, n बराबर आपका कैपिटल एसी अपान स्मॉल एसी। यहां से आपका क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आइए देखिए 8वें स्टेप की बात करते हैं। 8वां जो स्टेप है आपका पास टाई। पास टाई के बारे में, अर्थात किसके बारे में, लेटरल टाई बार। लेटरल टाई के बार के बारे में देखना है हमें। तो लेटरल टाई बार में सबसे पहले हमें जो निकालना है, व्यास निकालना है। व्यास किसका, फाई का, एक किसका है, लेटरल बार का है आपका
लेटरल बार हो गया। इसको कितना अज्यूम करना है, जब हम बताए तो वहां पर सीमाएं जब बता रहे थे आप लोगों, तो वहां पर भी बताए थे आप लोगों से कि जो व्यास अज्यूम किया जाता है लेटरल टाई बार का, कितना किया जाता है, 8 mm से 12 mm के बीच में किया जाता है। इसको आप 8 mm से 12 mm के बीच क्या कर लीजिएगा, अज्यूम कर लीजिएगा। या फाई मीन बार जो है, मीन बार बटे 4, या मीन बार व्यास का चौथाई जो होता है उसको ले लिया जाता है। तो इन दोनों मानों में से जो अधिक आएगा वही क्या आ जाएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं जो अधिक हो वही फाई का मान हो जाएगा। मान लेते हैं 8 mm से 12 mm तक आप अज्यूम कर लिए 8 mm, ठीक है। अब फाई मेन बार बटे 4, मेन बार का व्यास बटे 4 दिए, इसका मान आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, इन दोनों में से क्या अधिक है, तो 8 अधिक होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, फाई बराबर 8 लेंगे। कभी भी किसी भी कंडीशन में जो फाई का मान होगा 6 mm से कम आपको नहीं लेना है, ठीक है। वैसे तो 8 mm से 12 mm होता है, लेकिन आप न्यूनतम जो अप्लाई कर सकते हैं 6 mm अप्लाई कर सकते हैं। 6 mm से आपको कभी भी कम नहीं रखना है और 12 mm से अधिक आपको नहीं रखना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। तो कभी भी आप जो फाई अज्यूम करेंगे यह क्या करेंगे, 6 mm से कम नहीं करेंगे और 12 mm से अधिक नहीं करेंगे। वैसे जो दोनों में से जो अधिक मान होगा उसी को हम लोग लेकर के चल लेंगे, लेकिन 6 mm से वह कम नहीं होना चाहिए, 12 mm से वह अधिक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद फिर बात करते हैं इसमें 9वें स्टेप की, आपका अंतराल। अंतराल में मैं एक बार पहले बता चुका हूं। तो अंतराल जो होता है आपका सबसे पहले न्यूनतम पास माप, न्यूनतम पास माप। दूसरा 16 फाई, फाई क्या है यहाँ पर, मेन बार का व्यास है। तीसरा 300 mm। इन तीनों मानों में से जो कम होगा वही क्या होगा, आपका अंतराल होगा जो कम होगा। अर्थात तीनों मानों में से जो आपका सबसे कम आया उसी को क्या कह देंगे, पास टाई बार का क्या है, अंतराल है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप बात करते हैं 10वें स्टेप की। तो 10वें स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र में क्या करना है आपको, जो बी और डी आया है उसको हम ले लेंगे। यहाँ पर आपका बी हो गया, ये आपका डी हो गया। जितने नंबर आप बार आए हैं किसके, मेन बार के, उतना हम लोग लेंगे। मान लो 4 बार आया तो 4 बार हम लोग रख दिए, ये नंबर आप 12 हो गए। आपको ध्यान रखना है बस यही, इन दोनों क्षणों के बीच की स्पेसिंग 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। इन दोनों क्षणों के बीच की स्पेसिंग 300 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात कोई भी दोनों क्षणों के बीच की दूरी आपको, चाहे वह इधर से हो चाहे वह इधर से हो, दोनों क्षणों के बीच की दूरी जो हो 300 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो हो गया आपका मेन बार हो गया, मेन बार। ये आपका क्या हो गया, टाई बार हो गया। अब ये आपका यहां पर जो कवर देंगे, कवर कितना देंगे, 40 mm पर कवर देंगे। यदि मान लेते हैं किसी भी कंडीशन में ये 300 से अधिक हो जाता है तो नंबर आप बार 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। तो वहां 4 से अधिक जब लगाएंगे तो यहाँ से इधर कर देंगे। मान लेते इधर भी 300 से अधिक हो गया तो इधर भी ऐसे आप कर सकते हैं, बीच में आप बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका मेन बार हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पर सारे स्टेप आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि अभिकल्पन के चरण बताइए तो आप लोग सेम ऐसे ही स्टेप पूरा वहां पर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।